हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 24 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि सुमित सर कब से सर रिज्यूम करने वाले हैं एडिटोरियल डिस्कशन को। देखिए, द थिंग इज कि हमारी सभी लाइफ में, चाहे आप हो मैं हूँ, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब बहुत सारी चीज़ें सिमिलर टाइम पे आ जाती हैं और इसी वजह से होता क्या है, हमारी लाइफ थोड़ी ऑक्यूपाइड हो जाती है। उसी वजह से थोड़ा जो शेड्यूल होता है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो करंटली सुमित सर के साथ भी सिमिलर ही सिचुएशन है कि बहुत सारी सर्कमस्टांसेस या कमिटमेंट की वजह से थोड़ा उनका शेड्यूल कंपैरेटिवली आजकल बिजी चल रहा है। सर भी इनफैक्ट आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप सभी को बहुत मिस भी कर रहे हैं। बट थिंग इज कि जस्ट शेड्यूल बिजी होने की वजह से सर थोड़ा टाइम निकालना सर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। तो वंस सर थोड़ा अपना शेड्यूल उनका थोड़ा फ्री हो जाता है, जब कंपैरेटिवली वो कम बिजी होंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत ही जल्दी आपके साथ एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो सर ने भी इनफैक्ट आपके लिए मैसेज यही भेजा है कि सर भी आप सभी को बहुत मिस कर रहे हैं, बट जैसे ही वो थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो वो आपके साथ एडिटोरियल डिस्कशन को वापस से बहुत ही जल्दी रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है? तो ये तो होगी पहली चीज़। सेकेंडली, देखिए, आप सभी को आज दिवाली है, आपको सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश कि आप सभी एंड साथ ही साथ आपके सभी फैमिली मेंबर्स, आपके सभी फ्रेंड्स बहुत ही खुशहाल हों एंड आने वाले ईयर के अंदर आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से अचीव कर पाओ। यही मेरी विश है आप सभी के लिए दिवाली के शुभ अवसर पर। और सारी हमारी टीम की तरफ से भी आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है? तो आज हम टोटल 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है वो है वर्क कल्चर से रिलेटेड। देखिए, काफ़ी न्यूज़ इसके रिगार्डिंग पिछले कुछ टाइम्स में आती रही हैं बार-बार, तो इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गूगल के ऊपर फाइन लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया है, क्या रीज़न्स हैं, एंड थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा, एक्चुअल में ये थोड़ा चोला एम्पायर के साथ लिंक्ड आर्टिकल है। ये हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये उनके द्वारा लिखा गया है और ये वाटर कंजर्वेशन के साथ लिंक्ड है और चोला एम्पायर के साथ भी थोड़ा इन्होंने यहाँ पे बात करी हुई है। तो इन तीनों एडिटोरियल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे। द कोट ऑफ द डे ये पेले जी के द्वारा लिखी गई है। इट इज सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। हम सभी देखो लाइफ के अंदर सक्सेस पाना चाहते हैं, कुछ लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस भी पाई है डेफिनेटली। बट आप इनफैक्ट आप सभी ने कल शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच भी देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कल विराट कोहली जी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, राइट? अब पिछले कुछ टाइम्स के अंदर देखो, विराट कोहली जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आपने सेंचुरी नहीं मार रहे काफी लंबे टाइम से, काफी आप स्कोर कम कर रहे हो, इस तरह से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था। बट उनको फोकस किसके ऊपर था? उनका फोकस था अपने हार्डवर्क के ऊपर, अपनी परसेवरेंस के ऊपर, अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर, अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर इंप्रूव करने के कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं ना, अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है, परसिवरेंस है, आप चाहे उसको एजुकेशन फील्ड में ले लो, स्पोर्ट्स की फील्ड में ले लो, या जिस भी चीज के अंदर आप कहीं ना कहीं सक्सीड होना चाहते हो, उसके लिए सारी क्वालिटीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? तो हो सकता है किसी भी लाइफ से आप ना इंस्पिरेशन ले सकते हो एंड डेफिनेटली अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, सेक्रीफाइस करने की पॉसिबिलिटी है कि आप अपना 24/7 अपना बेस्ट देने की आप पॉसिबिलिटीज में आप उसकी कैपेबिलिटीज आप रखते हो, तो डेफिनेटली सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होगा आपके लिए। आपके लिए सक्सेस के लिए आपने वर्क किया है एंड यू विल श्योरली अचीव सक्सेस। ठीक है? ऑन दैट पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल है चेंजिंग वर्क कल्चर से संबंधित। देखो, आप लोगों ने भी नहीं पिछले कुछ टाइम के अंदर ना कुछ न्यूज़ सुनी होगी, जैसे कि कई बार ना हेडलाइंस के अंदर इस तरह की न्यूज़ देखने को मिलती है कि टीसीएस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया मून लाइटिंग के ऊपर। टॉक्सिक वर्क कल्चर के रिगार्डिंग न्यूज़ आती है, क्वाइट क्विटिंग क्वाइट फायरिंग के बारे में न्यूज़ आती है। तो राइटर बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, ये इतनी सारी न्यूज़ हमें पिछले कुछ टाइम के अंदर देखने को मिली है। द आंसर इज यस। पहले क्या करते हैं, इन सभी वर्ड्स का ना मतलब जान लेते हैं कि ये मून लाइटिंग आखिर क्या है, ये ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है, क्वाइट क्विटिंग, क्वाइट फायरिंग, ये सारी चीजें होती क्या हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ मून लाइटिंग की, देखो समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपकी एक 9 to 5 जॉब है किसी कंपनी के अंदर, मान लीजिए इन्फोसिस के अंदर जॉब है। ठीक है सर? और ये मंडे से फ्राइडे की जॉब है। तो आप चलो 9 to 5 इन्फोसिस में ये काम करते हो, पर इसके बाद क्या करते हो, आप कोई दूसरी जॉब पकड़ लेते हो। कौन सी दूसरी जॉब? कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो किसी और जगह से आपने कुछ प्रोजेक्ट्स उठा लिए या फिर किसी और कंपनी के लिए कुछ ना कुछ काम करने लग गए।
वो कब काम करेंगे सर? वो करेंगे शाम को 5 बजे के बाद। आप देखो 9 to 5 है ना, सुबह 9 से लेके 5 बजे की जॉब। तो 5 बजे के बाद आप कंपेरेटिवली शायद थोड़ा फ्री हो, या फिर जो आपके सैटरडेज हो गए, संडेज हो गए, यहाँ पर आप फ्री हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप एक सेकंड जॉब करने लग गए। तो इस चीज को क्या बोल देते हैं? इस चीज को बोल देते हैं मून लाइटिंग। और देखो ये वाली चीज ना, जब आप सेकंड जॉब ले रहे हो या मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो, ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है ना, जब जैसे आप आजकल देख रहे हो वर्क फ्रॉम होम। ठीक है? जब मान लीजिए इन्फोसिस ने मान लीजिए अगर आपको वर्क फ्रॉम होम दे रखा है, तो आप सोचोगे यार मैं इतना तो मतलब सारा दिन शायद मैं काम नहीं करता, मैं साथ ही साथ दूसरी जॉब भी कर लेता हूँ, पैसे भी ज्यादा अर्न हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। ठीक है ना? बहुत सारे देखो इसके रिगार्डिंग मून लाइटिंग रिगार्डिंग क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। सही वाले ये बोलते हैं कि हाँ, आप 9 to 5 के बाद ही तो कर रहे हो, तो वो मेरी मर्जी है, जब मर्जी मैं दूसरी जो बाकी का बचा टाइम है उसमें मैं जो मर्जी करूँ। जो बोलते हैं गलत है, वो ये बोलते हैं कि ये तो एथिकल कंसर्न्स उठा रहे हैं ना, कि बिना आपने पहले एम्प्लॉयर की जानकारी के बिना आपने दूसरी जॉब ले ली। तो इस तरह की चीजें इसके रिगार्डिंग अक्सर उठती रहती हैं। काफी अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग स्टैंड लिया है। कुछ लोगों को इनफैक्ट कंपनी से निकाल भी दिया है, फायरिंग हो गई है काफी सारे लोगों की, कि वो बिना बताए ये सेकंड जॉब को लेकर बैठे हुए थे, बेसिकली मून लाइटिंग कर रहे थे। तो एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा वर्ड क्या है? क्वाइट क्विटिंग। देखो इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, मान लीजिए आपकी ना कोई जॉब है, मान लो कि आपकी कोई जॉब है, और जॉब के अंदर ना आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको बताई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि आप एक टेस्टिंग करोगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज की। ठीक है? आपका जो ऑफर लेटर होता है ना, या फिर आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया बता दिए जाते हैं कि मान लीजिए आपका काम होगा 9 से लेके 5 बजे तक। आपने आपने उसके अंदर टेस्टिंग करनी है, आपने उसके अंदर ये चीजें करनी है, ये 5 चीजें आपको बता दी। ठीक है? तो आप क्या करते हो? आप ना कंपनी के साथ ज्यादा खुश नहीं हो, तो आप क्या करते हो? सिर्फ ये जो 5 चीजें लिखी हुई है ना, ये सिर्फ यही करते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं करते। और कुछ जैसे कि हो सकता है आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। ठीक है ना? ऐसा लिखा नहीं गया आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। पर आप इन जनरल अपने कोलीग्स के साथ सीखते हो, उनकी हेल्प करते हो। कई बार कोई नया रिक्रूटमेंट आ गया है, उसको सीखने में हेल्प करते हो। राइट? तो यहाँ पर हो क्या रहा है? आप कंपनी से एक तरह से क्या हो गए हो? डिसएंगेज हो गए हो। सिर्फ आपको इतना लिखा है कि हाँ 9 से 5 काम करना है, तो आप डॉट 9 बजे स्टार्ट करते हो जॉब, और एग्जैक्ट 5 बजे क्या कर देते हो? अपना सिस्टम बंद कर देते हो। 5 बजे बात खत्म। आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहते। एक्स्ट्रा वर्क मतलब कि कई बार होता है ना कि कंपनी को कोई जरूरत आ गई, तो आप पिच इन कर दो कि हाँ यार मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं ले लूंगा। ठीक है ना? इस तरह से होता है कि आप कई बार एक्स्ट्रा माइल भी चलने के लिए रेडी हो जाते हो। बट जब मैं बात करता हूँ क्वाइट क्विटिंग की, यहाँ पर मीनिंग क्या है? आप बिल्कुल वही करते हो जो आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज के अंदर दिया हुआ है। जिस काम के लिए आपको हायर किया हुआ है, बस उतना ही करोगे, बेयर मिनिमम। उससे ज्यादा एक स्टेप आगे जाने की कोशिश नहीं करते। तो ये भी तो एक तरह से क्या हुआ? आपने डिसएंगेज हो गए ना कंपनी के साथ। आप क्विट नहीं किया, आपने कंपनी छोड़ी नहीं है, बट एक तरह से आप कंपनी छोड़ ही चुके हो, क्योंकि एज इन कि आप सिर्फ वही काम कर रहे हो जो आपको बताया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल बेयर मिनिमम करना, दैट इज क्वाइट क्विटिंग। आज के टाइम पे ये सिचुएशन बहुत देखने को मिली है, जब लोग क्या हो गए, अपनी कंपनी से थोड़ा डिसएंगेज हो गए, थोड़ा दूर हो गए अपनी कंपनी से। उसी तरह से एक वर्ड होता है हसल कल्चर। अब हसल कल्चर का मीनिंग क्या होता है? हसल कल्चर देखो यही चीज है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, वर्क मोर। ठीक है ना? पुशिंग यू हार्डर, कि आप आगे बढ़ते रहो, आप और काम करो। ये जो स्टार्टअप कल्चर है, इसके अंदर आपने देखने को मिला होगा कि लोग आगे जाने के लिए, कि कहीं ना कहीं मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो बहुत तेजी से काम करने की बात हो रही है। कंपनीज भी कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट करती हैं। इसको क्या बोल देते हैं? हसल कल्चर। सुना होगा, वेरी कॉमन वर्ड। उसी तरह से एक वर्ड होता है क्वाइट फायरिंग। इसका क्या मीनिंग होता है? देखो, क्वाइट क्विटिंग के अंदर क्या समझा था हमने, कि आपके मन से थोड़ा ना कंपनी के लिए जा चुका है, आप सिर्फ बेयर मिनिमम कर रहे हो। पर क्वाइट फायरिंग के अंदर क्या होता है? देखो, मान लीजिए आपका ये बॉस है, और आप ये हो खुद एम्प्लॉय। अब हो क्या सकता है? मान लो कि जैसे ना बॉस ने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलानी थी, उसमें आपको नहीं बुलाया। तो आपको लगेगा ना यार, मैं कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हूं भी या नहीं हूं? कंपनी, और या फिर हो सकता था बॉस ने ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, कोई अच्छा प्रोजेक्ट था, उसमें आपको उसने उसकी आपकी राय नहीं ली उसने। ठीक है? या आपको इन्वॉल्व ही नहीं किया उसके अंदर। राइट? या फिर आपको जो इंक्रीमेंट देनी थी, जो आप मान लीजिए आपने काम अच्छा किया, आपका एफर्ट ठीक ठाक था, पर आपकी क्या थी? सॉरी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर आपको जब अप्रेजल मिलना था, आपको जो हाइक मिलना था एक तरह से सैलरी के अंदर, वो दे दिया मान लो 2%, 3%, मतलब बहुत ही कम हाइक दिया। तो इंक्रीमेंट आपको नहीं मिल रहा।
ठीक है ना। आपको बॉस, आप बोलते हो, आप जाते हो बॉस के पास कि सर मेरे पास एक आइडिया है, बॉस उस आइडिया को नहीं सुनता। ठीक है ना, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, कोई आपको फीडबैक नहीं प्रोवाइड करी जाती, कोई आपको प्रेज नहीं दी जाती, आपको डीमोरलाइज किया जाता है। ये सारी चीजें क्या हैं, इसको बोलते हैं क्वाइट फायरिंग। आपको देखो निकाला नहीं है कंपनी ने, फायर नहीं किया, पर एक तरह से फायर ही तो हो गया जब आपको किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। ठीक है, आपको ना रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, ना ही आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें। अब होगा क्या इसका नतीजा, जब आपको लगता है कि मैं कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हुई ही नहीं, जब मेरी बात कहीं सुनी ही नहीं जा रही, मुझे प्रोजेक्ट्स ही नहीं दिए जा रहे ढंग के, तो होगा क्या, एक नेग्लेक्ट की फीलिंग आएगी, एंड हो सकता है उसके बेसिस पे आप क्विट कर जाओ। ये भी आज के टाइम पे बहुत देखने को मिला है कि क्वाइट फायरिंग जैसी सिचुएशन आज के टाइम पे देखने को मिली है। ठीक है ना। तो ये थे इन पर्टिकुलर चीजों के मीनिंग। एक वर्ड बचा, ग्रेट रेजिग्नेशन। इसका क्या मीनिंग है, देखो कोविड-19 जब से आया ना, उसके बाद से ये पर्टिकुलर सिचुएशन हमें ज्यादा देखने को मिली है। एक्चुअली क्या किया है लोगों ने ना, जो रेजिग्नेशन की रेट है वो थोड़ी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि देखो, या तो उनको अपने दिखता नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है ज्यादा करियर एडवांसमेंट की, या फिर कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करे जाते। ठीक है ना, कोविड-19 के टाइम लोगों को लगता है कि ना, कि हमारे पास कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए, कुछ मेडिकल बेनिफिट्स, कुछ कंपनी उनके लिए ज्यादा करे। बट होता क्या है, ये जब ये चीज नहीं मिलती, तो उससे क्या होता है, जॉब डिससेटिस्फेक्शन होता है, फिर कंपनी को वो छोड़ देते हैं। कुछ वर्क पॉलिसीज नहीं है, या फिर रिमोटली वर्क करना, मतलब वर्क फ्रॉम होम को वो ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे। ठीक है ना, इस तरह की चीजें। हॉस्पिटैलिटी हो गया, वो चीजें प्रोवाइड नहीं करी जा रही। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, बट कंपनी कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी चीजें नहीं कर रही, तो होता क्या, उससे रेजिग्नेशन की तरफ लोग ज्यादा बढ़ते हैं। इसी को बोल देते हैं क्या, ग्रेट रेजिग्नेशन। अब देखो, ये सारी चीजें, चाहे आप ग्रेट रेजिग्नेशन की बात कर लो, मून लाइटिंग, क्वाइट क्विटिंग, क्वाइट फायरिंग, ये सारी सिचुएशंस आज के टाइम पे बढ़ती जा रही हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है ना, पहली बात तो ये आनी चाहिए ना, बिल्कुल आनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, हमारा जो वर्क कल्चर है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पहले ये वर्क कल्चर एक बार समझ लेते हैं, फिर हम चेंजेस देख लेंगे। ठीक है ना। देखो, वर्क कल्चर ना बहुत ही एक ब्रॉड टर्म है। किस तरह से ब्रॉड टर्म है, देखो वर्क कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी पर्टिकुलर कंपनी आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है, किस तरह के आपके को वर्कर्स कैसे हैं, वहां पर आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, इंप्लॉइज के लिए जो मोटिवेशन रिगार्डिंग चीजें होती हैं वो कैसे करी जाती हैं, लीडरशिप कैसे प्रैक्टिस की जाती है। क्या बहुत ही ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है, ठीक है ना, या फिर जो थोड़ा मोटिवेशनल साइड होती है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लीडरशिप का देखो रोल्स काफी देखे होंगे, जैसे आप रतन टाटा का एग्जांपल ले सकते हो, जिन्होंने काफी अपने एम्प्लॉयज को काफी मोटिवेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड कई हमारे टॉक्सिक लीडर्स भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं वर्क कल्चर के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है टीसीएस का, अब टाटा कंसल्टेंट सर्विस के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दी जाती हैं। ठीक है, आपकी फैमिलीज को इनवाइट किया जाता है अलग अलग कल्चरल इवेंट्स के लिए। ये क्या है, ये पॉजिटिव वर्क कल्चर के ही तो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और वर्क कल्चर के लिए ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि पहला हो गया सेंस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब यार आपको लगना चाहिए कि आप पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व हो। आप मान लो किसी इन्फोसिस के लिए काम करते हो, तो आपको फील होना चाहिए ना कि यार मैं भी किसी टीम का पार्ट हूँ। बिल्कुल, वो आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्क कल्चर के अंदर। उसी तरह से फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या, देखो आपके होते हैं एफर्ट्स, और या फिर आपकी होती है परफॉर्मेंस, उसी के साथ लिंक्ड होते हैं रिवॉर्ड्स। अगर आपको लगता है कि आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं पर आपके रिवॉर्ड्स बहुत कम हैं, तो क्या आप अब कंपनी के साथ रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे। आप इस चीज़ को एवेल्युएट करते हो, दोनों के बीच में लिंकेज को एवेल्युएट करते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे फेयरली ट्रीट किया जा रहा है, मुझे मेरिट के बेसिस पे ट्रीट किया जा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव वर्क कल्चर का डेफिनेटली एक एग्जाम्पल हो जाता है। उसी तरह से एक होता है ट्रस्ट। ठीक है ना, जहाँ पे आपको बाकी लोग लगते हैं ट्रस्ट वर्दी हैं, ठीक है, तो वर्क प्लेस सर्टिफिकेशन वहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। इनोवेशन, ठीक है ना, आपके नए नए जो आइडियाज हैं, क्या उनको वहां पे अच्छे से सुना जाता है, क्या उनके ऊपर वर्क किया जाता है, कि ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से कंपनी ऑलरेडी चली आ रही है उसी हिसाब से चलती रहे। नहीं, ठीक है ना। तो इनोवेशन को भी जहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव वर्क कल्चर हमें देखने को मिल जाता है। उसी तरह से एक चीज होती है केयर। केयर का मीनिंग क्या, देखो आपको अलग अलग बेनिफिट्स की, मेडिकल बेनिफिट्स हो गया, इस तरह के जो बेनिफिट्स हो गया, वो सारी चीजें अगर प्रोवाइड करी जाती हैं, तो आप भी कंपनी की तरफ आपका एक पॉजिटिव वर्क कल्चर देखने को मिलता है। अब इसमें क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, देखो चेंजेस जैसे कि पहली बात तो रिमोट वर्क। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आप वेरी श्योर आप सभी जानते हो, वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी बढ़ गया है। एंड इवन आज के टाइम पे भी 20 से 25% जो वर्कर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर डेज ऑफ द वीक। उसी तरह से एआई हो गया, ऑटोमेशन हो गया, इस तरह की चीजें कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ रही हैं। ठीक है ना, उस तरह से हो क्या रहा है,
उस तरह से जॉब्स जो कहीं ना कहीं रूटीनली बेसिस पे हो सकती थी वो कम हो रही हैं। तो नेचर ऑफ जॉब्स जो एक तरह से हमें चेंज देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज, टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉनिटरिंग। देखो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, अब सामने वाला जो आपका एम्प्लॉयर है उसको कैसे पता कि आप काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो वहां पर ना टेक्नोलॉजी का यूज लिया जा रहा है। किस तरह से? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कितने बजे लॉग इन किया, आपने कितने बजे अपने सिस्टम से लॉग आउट किया, उसको ट्रैक किया जा सकता है। आपकी ईमेल को ट्रैक किया जा सकता है। आपको देखा जा सकता है कि आप अपने कंप्यूटर में कितनी देर एक्टिव थे, कितनी देर आपने कंप्यूटर को यूज किया। मान लीजिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने बता दिया कि आपने आज 9 घंटे 9 घंटे अपना सिस्टम यूज किया, तो आपके एम्प्लॉयर को पता लग जाएगा कि हाँ, इसने काम आज ठीक किया। कल हो सकता है आपने कुछ घंटे अपना सिस्टम बंद था आपका, या सिस्टम पे आपने काम नहीं किया और 6 घंटे काम किया, तो आपको एम्प्लॉयर को पता लग जाएगा कि नहीं, ये बंदा काम नहीं कर रहा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है आपकी एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करने के लिए। उसी तरह से और क्या चेंज आया है, वर्क आवर्स में इंक्रीज हो गया है। कैसे? देखो, जैसे मान लो आप पहले 9 to 6 जॉब करते थे, तो आप ऑफिस आते थे 9 बजे और 6 बजे चले जाते थे, या 6, 6:30, वॉट एवर, जितने बजे आप फ्री हो। पर उसके बाद एक बार आप घर आ गए, आपको जनरली कॉल नहीं किया जाता था कि हाँ, ये काम कर दो, ये काम कर दो। पर आजकल क्या हुआ है, ये 9 to 6 का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम ही हो तो कई बार आपको 8 बजे भी मेल आ रहा है, कई बार रात के 10 बजे भी मेल आ रहा है, और आपको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, आप इस टाइम भी फ्री होंगे। तो उससे क्या हुआ है, वर्क आवर जो कहीं ना कहीं पहले 9 to 6 थे ना, हमने तो क्या सोचा कि वर्क फ्रॉम होम से वर्क आवर कम होंगे, पर वो कम नहीं हुए, शायद वो ज्यादा हो गए हैं। तो ये तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही हैं। इस तरह के चेंजेस हमें आज के टाइम पे देखने को मिले हैं। और इससे क्या चैलेंजेस आए हैं? देखो, कम्युनिटी की ना सेंस खत्म हो गई है। जैसे अब आप घर से काम कर रहे हो, आप शायद हो सकता है अपने जो पीयर्स हैं उनके साथ उतना कनेक्टेड ना फील करो। देखो, डेली जब आप ऑफिस जाते हो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बनता है, पर यहाँ पर कनेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ उतना एंगेजमेंट नहीं हो रही। उस वजह से आपके अंदर लोनलीनेस जैसे इश्यूज आ सकते हैं। बिल्कुल। ट्रस्ट कम हो जाता है, ठीक है ना? ये जो कहीं ना कहीं नए फिनोमिनन है, क्वाइट क्विटिंग बताया, क्वाइट फायरिंग बताया, ये क्यों है? इसी वजह से है ना कि दोनों के बीच में एक तरह का ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है, राइट? उसके अलावा ओवरवर्किंग। अभी पीछे भी मैंने बताया ना कि कई बार क्या हो रहा है कि एक तो हसल कल्चर जो मैंने आपको समझा रहा था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, आपको पुश किया जा रहा है कि आप और काम करो, और काम करो। उससे क्या हो रहा है, ओवरवर्किंग। ओवरवर्किंग से क्या हो रहा है, आपके अंदर अलग अलग हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी रिपोर्ट है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड जो हेल्थ इश्यूज आने के आज के टाइम पे 21st सेंचुरी के अंदर, तो वो ओवरवर्किंग ही है। इवन जो इन्वायरमेंट इंटरनेशनल के द्वारा जो था, उन्होंने बताया कि 7.45 लाख पीपल नियरली उनकी डेथ हो गई फ्रॉम स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीजेस, जो कि कहाँ एसोसिएटेड थे, लॉन्ग वर्किंग आवर के साथ लिंक थे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है, उससे कुछ अपने इश्यूज हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है ना? आप सारा दिन अपनी स्क्रीन के सामने ही हो, कभी आप लैपटॉप के सामने हो, कभी आप मोबाइल के सामने हो, तो पूरा दिन इतना जब कहीं ना कहीं, तो डिजिटल वेलबींग आपकी इम्पैक्ट होती है इन जनरल वैसे भी, और वैसे भी टेक्नोलॉजी से भी इससे इश्यूज आते हैं, एंग्जाइटी वगैरह रिगार्डिंग इश्यूज। ठीक है? साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ। देखो, मेंटल हेल्थ तो आज के टाइम पे एक मेजर कंसर्न बन ही चुका है, आप जानते भी हो इस चीज को। ठीक है ना? तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक चीज हो सकती है कि हम फोकस करें एक पॉजिटिव वर्क कल्चर की तरफ, जहां पर ओवरऑल वेलबींग के ऊपर फोकस किया जाए, जो होता है ना वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया जाए। मॉनेटरी कंपनसेशन तो आपको मिले ही, यानी कि आपको अच्छी सैलरी तो मिले ही मिले, पर उसके अलावा और जो आपको बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स हो गया, अपनी फैमिली के साथ टाइम हो गया, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। तभी ये सारे इश्यूज हम कहीं ना कहीं इनको सॉल्व कर पाएंगे। देखो, उसके अलावा जो आपको एक एक प्रॉब्लम थी लोनलीनेस की, कि आप अपने पीयर्स के साथ उतना कनेक्टेड नहीं रह पा रहे हो, तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को यूज करें, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे क्या लगेगा आपको, इससे लगेगा कि आप सामने वाले के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड ही हो। क्लियर कम्युनिकेशन। देखो, कई बार ऐसा होता है कि अगर दो एम्प्लॉयज हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, या फिर आपका एम्प्लॉयर और आप खुद हो, तो आपस में ना मैसेज ही कम्युनिकेट नहीं हो पाता। आप अपने अंदर अंदर घुटते चले जाते हो। मान लीजिए आपको अपने एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से, अपने मैनेजर से कोई प्रॉब्लम है, तो कई बार आप बता नहीं पाते उनको। ठीक है ना? तो होता क्या है, आप मेंटली अपने आप को इफेक्ट करते रहते हो। तो जरूरत क्या है, जरूरत है क्लियर कम्युनिकेशन की। अगर आपने अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे से बता दिया कि मुझे ये चीजें चाहिए, मैं इस तरह से काम करता हूँ, ये भी अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर देगा। इससे वजह से क्या होगा, आपके जो भी इश्यूज थे, जो आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फेस कर रहे थे, उन इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किस तरह से ट्रांसपेरेंसी? कि जो आपको बेनिफिट्स मिले, जो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हैं या नहीं है।
इसके रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, आपको अपॉर्चुनिटीज क्यों मिल रही हैं। मान लीजिए एक पर्सन है कोई, इसको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही हैं, इसको अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही हैं, तो इसको पता होना चाहिए ना कि मुझे क्यों अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही हैं। ऐसा ये बंदा क्या ऐसा अच्छा काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नेपोटिज्म की वजह से हो, इस पर्टिकुलर पर्सन का कोई फेवरेटिज्म वगैरह चल रहा हो, ठीक है ना। तो जो ये एफर्ट्स हैं और रिवॉर्ड्स के बीच का एक अच्छा लिंकेज हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही जो लीडर है ना, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। किस तरह से, देखो आप देख लो, जैसे मैंने रतन टाटा का एग्जांपल दिया आपको, उसी तरह से अजीम प्रेम जी हो गया, या फिर और भी जो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स रहे हैं, इन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनका वर्क कल्चर इम्पैक्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि वो बन जाते हैं एक तरह के रोल मॉडल। अगर ये देखो खुद बोलते हैं कि हाँ हम एथिकल हैं, तो क्या होता है, इन्होंने अपनी एथिकल जो नेचर था उसको कहीं ना कहीं क्या दुनिया के सामने एक्चुअल में प्रेजेंट किया। फिर जो लोग होंगे, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होंगे, उनके अंदर भी तो वैसा उनको फील आएगी ना, ये यार हमें भी एथिकल बनना है। तो एक तरह से वो रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन हो, कहीं ना कहीं बताएं कि हाँ कंपनी के ये गोल है, कंपनी का ये मिशन है, कंपनी का ये विजन है, कंपनी की ये वैल्यूज हैं, उन सिस्टम को एक तरह से बताया जाए, तो एक तरह से ओपन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज़ करी जा सकती है। उसके साथ ही एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाए। देखो एम्प्लॉयज को ना बिल्कुल एक्सट्रीम माइक्रो मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाता है। मान लीजिए ये कोई एम्प्लॉय है, अब इसको अगर बोला जाए कि यार तेरा काम ना सिर्फ इतना है, मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम इस काम को इस पर्टिकुलर तरह से करोगे और इस पर्टिकुलर तरह से मुझे दे दोगे, तो इस पर्टिकुलर पर्सन की इनोवेशन तो बिल्कुल खत्म होगी ना। तो अगर मान लीजिए लीडर्स लीडर्स इनको बस बताएं, इनको एक ओवरव्यू बता दें कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, आप मैं आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर पूरा भरोसा है, आप डेफिनेटली अपने हिसाब से थोड़ा देखिए, इस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए, तो एक ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आएगी। उसके अंदर भी ऑटोनॉमी होगी कि हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इनोवेट कर सकता हूँ। तो जब हम इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं, डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ भी उन चीज़ों के ऊपर खरा उतरते हैं एंड प्रॉपरली वो रिजल्ट लेकर आते हैं। उसके साथ ही एम्प्लॉयज़ को भी बताओ कि फेल होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फेल हो के कुछ बहुत ही अजीब चीज़ हो जाएगी, नहीं। फेलियर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। फेल होने से ही, अगर आप देखो फेल होना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर आप फेल होके उससे कुछ सीखते नहीं हो, वो गलत है, ठीक है ना। तो अगर फेल होते हो वो कोई बात नहीं, बट अगली बार क्या करो, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स करो। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कभी लाइफ में फेल ना हुआ हो, ठीक है ना। तो फेल होना एक लाइफ का पार्ट है, पर उसके ऊपर इम्प्रूव करना ये जरूरत है, ताकि आप उसको लर्न करो और अगली बार के लिए उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ पाओ। उसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय मान ले बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करो, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, उसको अप्रिशिएशन करो, उसको या तो अप्रेजल दो, समथिंग और द अदर। तो ये चीजें जब हम करेंगे तो लीडर इंश्योर कर पाएगा जो लोग हैं वहाँ पे वो खुश फील कर रहे हो, प्रोडक्टिव फील कर रहे हो। साथ ही साथ फीडबैक अगर आपको मिलती है तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन देखो हमारी गवर्नमेंट जैसे प्रगति जैसे इनिशिएटिव है, ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, उसके बेस पे पता लगता रहता है कि कैसे काम चल रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको अकॉर्डिंगली हम डील किया जा सकता है। तो इस तरह से लीडर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस एडिटोरियल के अंदर हमने ये समझा कि क्या क्या वर्क कल्चर के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एंड क्या इंपॉर्टेंस या क्या तरह से चेंजेस हम लेकर आ सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, जिसके बेसिस पर ये जो इश्यूज फेस हो रहे हैं उनको हम ठीक कर पाएं। तो ये था हमारा आज का पहला एडिटोरियल। चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। देखिए दूसरा एडिटोरियल है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गूगल के ऊपर एक तरह से फाइन लगाया गया है। देखिए इसको जरा समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है। देखो मुद्दा ये है कि गूगल के ऊपर फाइन लगा है कि उन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एक तरह से उसको मिसयूज किया है। तो उसके वजह से सीसीआई ने यहाँ पे फाइन लगा दिया है 1337 करोड़ का। देखो पहले एक चीज समझो, देखो कंपटीशन ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है? देखो अगर एक चीज सोचो, कंपटीशन नहीं होगा तो होगा क्या। आप आजकल के टाइम पे अलग अलग सर्विसेज देखते हो, जैसे एग्जांपल समझते हैं, आपके सामने आज के बीएसएनएल है, आपके सामने आजकल जियो है, एयरटेल हो गया, या फिर जो वी हो गया, ठीक है ना। इस तरह से और ऑप्शंस भी हैं आपके पास। तो यहाँ पर क्या है, सभी के अंदर कंपटीशन है। तो कंपटीशन जब होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? हमें अगर वी अच्छा नहीं लगा हम एयरटेल पे मूव कर जाएंगे, एयरटेल अच्छा नहीं लगा जियो पे मूव कर जाएंगे, नहीं तो बीएसएनएल के ऊपर। तो यहाँ पर इन सभी में एक तरह से कंपटीशन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ताकि क्या करा जा पाए, ये जो कस्टमर है ना इसके लिए अलग अलग गुड्स, अलग अलग सर्विसेज, नई नई सर्विसेज, नई नई चीजें लेकर आई जा पाए। इनोवेशन भी इनके अंदर बढ़ता है, ये चीजों के अंदर स्पेशलाइज हो पाते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए कॉस्ट कटिंग हो जाती है, ठीक है, अलग अलग चॉइसेस मिल जाती हैं।
तो इंडिया भी यही चाहता है कि सभी चीज़ों के अंदर एक अच्छा फेयर कंपटीशन बना रहे, ठीक है ना। इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, और सभी के लिए एक तरह से क्या होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं इसको ज़्यादा बेनिफिट हो इसको कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास होनी चाहिए। और इसी को कौन देखता है इंडिया के अंदर, वो काम है सीसीआई का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो एक्चुअल में है क्या, इंडिया में ना एक एक्ट पास हुआ, कंपटीशन एक्ट 2002, उसके अंदर एक बॉडी बनाई गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या था, इसका काम वही था जो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग जो कंपटीशन को मेंटेन करना, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी कोई प्रैक्टिस कर रहा है जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर कंपनी मर्जर हो रहा है, उनका एक्विजिशन हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, उससे जो अलग अलग कंपटीशन था वो खत्म हो रहा है, या फिर कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन का, कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसके पास, उसका वो मिसयूज कर रहा है, ये सारी चीजें रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना एक रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर दरअसल में इस सीसीआई के अंदर एक कमीशन है ना, तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है और साथ ही साथ 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आ जाती है ये बॉडी, सीसीआई करके। तो ये इंश्योर करती है कि एक कोई ना मोनोपोली ना बने, ऐसा ना हो कि सिंगल सेलर हो। क्यों, अगर सिंगल सेलर होगा तो होगा क्या, वो अपनी मनमर्जी से जो मर्जी प्राइजेस आपको चार्ज करे, कोई नई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो सकता है आपके लिए ना आए, तो यहाँ पर इनको बहुत बेनिफिट हो जाता है, और हमारे जो कस्टमर्स होते हैं मेरे और आपके जैसे, उनको बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक्चुअल में हमारे पास ना पहले एक एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, हमने इसको हटा दिया, उसकी जगह पे हम कंपटीशन एक्ट लेकर आए थे, जिसके बेसिस पे हम चाहते क्या है, फेयर कंपटीशन चाहते हैं इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो अब ये आर्टिकल ना आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखो एक्चुअल में गूगल ने ना यही सारी चीजें करी हैं जो मैंने आपको बताया था ना, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ मतलब मिस यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, वो सारी चीजें करी हैं, उस वजह से सीसीआई ने इन चीजों के ऊपर करा है। तो क्या है ये मुद्दा, पहला है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। देखो आप सभी जानते हो कि जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, चाहे वो आईओएस हो गया या फिर एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब होता क्या है, इंडिया में जो 97% स्मार्टफोन्स है ना, वो एंड्रॉयड से चलते हैं। अब होता क्या है कि जब गूगल जो है, गूगल का ही है ना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अलग अलग उनको ये जो लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है, जैसे क्रोम हो गया, प्ले स्टोर हो गया, यहाँ पर क्या होता है कि गूगल ही इनको ऑपरेट और मैनेज करता है। और इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे मान लो कोई सैमसंग का फोन हो गया, या जो भी हमारे कहीं ना कहीं जो स्मार्टफोन कंपनीज होगी, उनको अगर मान लीजिए एंड्रॉयड को यूज करना है, वो कर तो सकती हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर एंड्रॉयड का सोर्स कोड ऑल्दो ओपनली अवेलेबल है, पर अगर प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस आपको चाहिए होती हैं, तो वहां पर एक तरह से आपको अलग अलग एग्रीमेंट में आना पड़ता है। बेसिकली मान लो सैमसंग क्या करेगा, गूगल के साथ एक तरह से क्या करेगा, एग्रीमेंट करेगा। अब इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अगर जो सैमसंग का जो मोबाइल फोन है, अगर वो गूगल एप्स को यूज करना पड़ता है, तो होगा क्या, तो गूगल के साथ वो एग्रीमेंट में आएगा, एंड इस बेसिस पे गूगल उस चीज का मिसयूज कर सकता है, ठीक है ना। ये जो इनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे ना, एग्रीमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगी कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस है। तो ये क्या हो गया, गूगल इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है अपने डोमिनेंट पोजीशन का। बिल्कुल उसी तरह से देखो, आप एप्पल स्टोर की बात कर लो, एप्पल स्टोर नहीं, सॉरी ऐप स्टोर, एप्लीकेशन स्टोर की बात कर लो, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं वो अलग अलग ऐप स्टोर्स पे हो सकती हैं, बट अगर मैं गूगल प्ले की बात करूँ तो 90% ऐप्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगी। अब जब आप गूगल को, जब आपने मान लीजिए नया फोन आपने किया, तो उसके अंदर गूगल स्वीट आपको पहले से ही डाउनलोडेड मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे गूगल सर्च का हो गया, ठीक है, गूगल का जो जीमेल हो गया, वो सारी चीजें आपको वहीं पर ही देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इस वजह से भी यहाँ पे हमें इस प्रकार अब्यूज देखने को मिलता है। तीसरा चीज है गूगल का सर्च इंजन, ठीक है, जो सर्च मार्केट की बात करें, ठीक है, वैसे तो देखो क्रोम वगैरह भी इन्हीं के, जो क्रोम है वो भी तो इसी का है, बट अगर हम बात करें नॉन ओएस स्पेसिफिक ब्राउजर, ठीक है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ना स्पेसिफिक ब्राउजर मार्केट, इसकी बात नहीं कर रहा। इसके बाहर जो आप देखते हो कहीं ना कहीं याहू हो गया, बिंग हो गया, इसको आजकल कोई भी यूज नहीं करता, ठीक है, हार्डली कोई पर्सन यूज करता होगा। तो 92% यहाँ पर इनका शेयर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से होता क्या है, एक तरह से जो एग्रीमेंट्स गूगल और अलग अलग कंपनीज के बीच में हो रहे हैं, उसके बीच में एक तरह की आ जाती है, एक्सक्लूसिविटी आ जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो बाकी और कॉम्पिटिटर्स हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं। तो हमने बात क्या करी थी, सीसीए का काम क्या है कि कंपटीशन बना रहे,
पर गूगल इन अलग अलग एग्रीमेंट्स के थ्रू क्या कर रहा है, अपने इस कंपटीशन को कहीं ना कहीं खत्म करता हुआ जा रहा है। इस वजह से अब देखो हो क्या गया है, गूगल देखो आप डिफॉल्ट सर्च ब्राउजर है, अगर आपके पास कोई भी नहीं है आप डायरेक्टली गूगल के कॉरस्पॉन्डिंग ही सर्च ब्राउजर को यूज करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि गूगल किस तरह से इंडिया का कंपटीशन लॉ को वायोलेट कर रहा है। इवन देखो यूट्यूब, आप यूट्यूब पे ये तो वीडियो देख रहे हो, पर आपने कभी देखा होगा अपने फोन के अंदर, आप जैसे ही उसको स्टार्ट करते हो आपको फोन के अंदर यूट्यूब ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी तो एक तरह से गूगल की क्या है, रेवेन्यू अर्निंग ऐप है। और इस वजह से भी जब आपके मोबाइल के अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसके बेसिस पे भी ये इस इशू को गूगल वायलेट कर रहा है कंपटीशन लॉ को, ठीक है ना। इवन देखो यूरोपियन यूनियन के अंदर भी ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं चल रहे हैं गूगल के कॉरस्पॉन्डिंग, वहां पर भी गूगल को काफी कॉरस्पॉन्डिंग फाइन देखने को मिले हुए हैं, ठीक है। हमें बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं रखने इनके कि क्या इश्यूज हैं, बट थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से ये चीज देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक ऑर्डर पास किया गया सीज एंड डिजिस्ट। सीज एंड डिजिस्ट का क्या मीनिंग होता है कि एक इन्फोर्सेबल ऑर्डर है जिसके बेसिस पे इनको बोला गया है कि आप इस एक्टिविटी को बिल्कुल जल्दी से जल्दी रोकिए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि एक फेयर मार्केट यहाँ पर हो, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर डायरेक्शंस जो सीसीआई के द्वारा दी गई हैं उसके अंदर ये भी है कि जो स्मार्टफोन मेकर्स हैं, मान लीजिए जैसे सैमसंग हो गया, तो सैमसंग के पास चॉइस होनी चाहिए इस चीज के लिए कि वो किस तरह की एप्स हैं उनको इंस्टॉल चाहते हैं या नहीं चाहते। जैसे आपने देखा होगा ना कि यूट्यूब आपके फोन में पहले से एक बार प्री इंस्टॉल्ड आ जाती है, या जीमेल हो गया या फिर और तरह की जो गूगल की एप्लीकेशन है पहले से प्री इंस्टॉल्ड आ जाती हैं। तो यहाँ पर इनके पास ऑप्शन होना चाहिए सैमसंग के पास कि वो कौन सी एप्स हैं वो चाहते हैं कि ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हो, या कौन सी ऐसी हैं जो प्री इंस्टॉल्ड ना हो। इसके साथ ही कुछ ना फाइनेंशियल डिटेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं, तो वहां पर भी सीसीआई ने बोला है कि आप विद इन 30 डेज इन चीजों को ठीक कीजिए और हमें हमारे पास इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दीजिए। और भी देखो जैसे मैं बता भी रहा था कि गूगल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यूएस में हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यहाँ पर भी इस तरह के प्रोब्स चल रहे हैं कि किस तरह से गूगल अपनी मिसयूज कर रहा है अपनी पर्टिकुलर पोजीशन को। तो टोटल वहां पर भी देखो यूरोपियन यूनियन में ही $8 बिलियन के फाइन यहाँ पे गूगल के ऊपर लग चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल भी समझ आया होगा कि किस तरह से गूगल अपनी मिसयूज कर रहा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है, किस तरह से वो एंटी ट्रस्ट चीजें हो गया या फिर जो हमारे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको किस तरह से वो टैकल करने की कोशिश करता है, राइट। जो तीसरा एडिटोरियल है वो है रिलेटेड टू एंशियंट स्टीवर्डशिप नाउ स्टैम्प्ड ऑन द प्रेजेंट। देखो ये जो एडिटोरियल मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये एक्चुअली एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं जोधपुर से, ठीक है ना। उनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने ना दरअसल बात क्या करी है कि इन्होंने चोला एम्पायर की बात करी है और साथ ही साथ किस तरह से हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है या जो एंशियंट चीजें थी हमारी जो कहीं ना कहीं पास्ट में होती आ रही हैं, उनसे हम प्रेजेंट के अंदर क्या सीख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने बात करी है। देखो एक पर्टिकुलर मूवी का इन्होंने जिक्र किया है दैट इज PS1। इसका जो भी ट्रेलर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने बात करी है कि यहाँ पर हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, एंड वन ऑफ देम इज व्हाट, कि इनका जो वाटर मैकेनिज्म है, ठीक है ना, किस तरह से उनका वाटर के साथ क्या रिलेशन था, ये सारी चीजें यहाँ पे बात करी गई हैं। और ये बात देखो किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल की भी बात करी है कि किस तरह से उस टाइम पे टेम्पल्स कितने बड़े होते थे, एंड साथ ही साथ जो राजा हैं दैट इज राजा राजा चोला वन, ठीक है। आप सभी चोला किंगडम को पढ़ते हो अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर, तो इनकी उन्होंने बात करी हुई है कि इस पर्टिकुलर मूवी के साथ ही यहाँ पर इस चीज के रिगार्डिंग भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे एंशियंट टाइम्स के अंदर कितनी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। देखो बात करें राजा राजा चोलावन की, तो उन्होंने बोला है कि ऐसे सिर्फ पहले किंग नहीं थे जिन्होंने फोकस किया पानी के ऊपर, ठीक है। हमें करिकाल चोला इनका भी देखने को मिलता है जिन्होंने क्या किया था, ग्रेट एनीकट। एनीकट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से डैम ही होता है। देखो डैम जैसे हम किसी स्ट्रीम के ऊपर या फिर किसी रिवर के ऊपर जब बनाया जाए, ताकि उस बेसिस पे क्या हो, आसपास के एरियाज के अंदर सप्लाई करी जाए। मान लो आसपास खेत होते हैं तो खेतों के अंदर किस तरह से सप्लाई करनी है, तो वहां पर जो कलेनाई का था वो करिकाल चोला के द्वारा बनाया गया था, जो कि आज भी यूज में है। तो देख रहे हो कितनी पुरानी चीजें आज भी हमें यूज में देखने को मिलती हैं। तो डेफिनेटली एंशियंट टाइम्स में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें करी गई थी, उससे हम बहुत सारी चीजें प्रेजेंट के अंदर भी सीख सकते हैं। तो चलो इन्होंने जो काम किया वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट था ही था, बट यहाँ पर राइटर ये बात कर रहे हैं कि जो राजा राजा चोलावन था, जो थे बेसिकली, उन्होंने जो काम किया वो एक्चुअल में गवर्नेंस के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इवन देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग काफी इनकी तारीफ करी थी कि देखो हर विलेज है उसको कुछ वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे वार्ड होते हैं ना,
अलग अलग। उसी तरह से यहाँ पे चोला एम्पायर के अंदर वार्ड होते थे, उनको कुडम्बू बोला जाता है। ठीक है। अब इस वार्ड से जो एक बंदा होगा उसको भेजा जाता था जनरल असेंबली के अंदर, मतलब एक तरह से इस वार्ड का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। अगर यहाँ पे वार्ड के लोगों को लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव ना हमारी बातें सुन नहीं रहा या हमारी बातें जनरल असेंबली के अंदर नहीं रख रहा, तो होगा क्या, इस रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुला लिया जाएगा। ठीक है। तो काफी गवर्नेंस सिस्टम को काफी स्ट्रांगली यहाँ पे बनाया गया था। उसी तरह से देखो चोला किंगडम के अंदर क्या था, अटोनमी थी, मतलब कि आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हो विलेज काउंसिल के कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसा था। ठीक है, कि चोला किंगडम ने क्या दिया हुआ था, विलेज काउंसिल के कॉरस्पॉन्डिंग, कि आप अपने डिसीजन खुद लो। बट ये विलेज काउंसिल अपनी इस पावर का मिसयूज भी ना करें, इस वजह से क्या किया जाता है, इनके ऊपर ऑडिट मैकेनिज्म भी रखा जाता था। तो कहने का मतलब आपको पावर दी भी है, बट आप पावर का मिसयूज ना करो, इसके लिए भी एडुकेट मैकेनिज्म है। तो एक तरह का प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली जो इनका गवर्नेंस सिस्टम था ना, वो काफी स्ट्रांग था, यहाँ पे हमें ये बात देखने को मिल रही है। उसी तरह से एक और तरीका था, वो क्या तरीका था, कि जैसे मान लो जो किंग है ना, वो सभी लैंड को क्या करेगा, जो आसपास की जो लैंड लॉर्ड्स हैं, वो लैंड लॉर्ड्स को एक तरह से डिपेंडेंट कर देगा अपने ऊपर। ठीक है। इस बेसिस पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर किंगडम की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये लैंड लॉर्ड्स का जब मन करेगा ये इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर चला जाए, ये इस किंगडम को छोड़ के चला जाए। नहीं, इसके साथ एक तरह से आपने यूनिफाई कर दिया तो डेफिनेटली आपके किंगडम की स्टेबिलिटी बनी रही। राइट। इवन देखो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, विष्णु एंड वशिष्ठ का जो धर्मशास्त्र हो गया, उन्होंने जो वाटर मैनेजमेंट की बात करी है ना, वो यहाँ पर राजा राजा चोलावन जी के द्वारा उसको स्ट्रांगली फॉलो करा गया है। किस तरह से फॉलो करा गया है, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पे चोला किंगडम के अंदर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस दिखता है। ठीक है ना। एंशियंट टैंक्स बनाए गए हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ताकि पानी की कोई कमी ना हो। ठीक है ना। तो ये सारी टेक्निक्स कोई आज की टेक्निक्स नहीं है जो हम बात करते हैं, ये सालों से चली आ रही हैं। इन टैंक्स को बहुत लार्ज भी नहीं बनाया जाता था, क्यों, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू की जो टोपोग्राफी है उस हिसाब से ही इसको बनाया गया है। तो बहुत सोच के इंजीनियरिंग का बहुत ही स्ट्रांग हमें यूजेस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। इवन एक पर्सन को भी अपॉइंट किया जाता था, दैट इज नीर कट्टी। ये क्या होते थे, इंचार्ज ऑफ इरिगेशन, जिनका काम क्या होता था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे होता नहीं कि सुबह 6 बजे पानी छोड़ दिया, फिर 8 बजे पानी रोक दिया, फिर रात को 8 बजे फिर से पानी चला दिया। तो इस तरह से क्या होता था, एक नीर कट्टी जो कि इंचार्ज होते थे, वो एक शेड्यूल के हिसाब से पानी को छोड़ते थे, पानी को रोकते थे, ताकि सभी फसलों के अंदर, सभी खेतों की जो फसलें हैं वहां तक पानी पहुंच पाए। तो एक प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम वहां पर था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स बोला जाता है, देखो चोला सिस्टम को, जो चोला किंगडम है, वो इसी वजह से बोला जाता है कि गवर्नेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग था, और बाकी चीजें भी हम कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं। इसके साथ ही विलेज काउंसिल के अंदर ये देखा जाता था। देखो आजकल के टाइम पे भी हमें सोशल ऑडिट की जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, बिल्कुल। ये क्या है, विलेज काउंसिल इन सभी चीजों को देख रही है, वो क्या है, एक तरह का सोशल ऑडिट ही तो है। तो राइट, तो पॉइंट ये होना चाहिए कि एंशियंट टाइम का ना आज भी हमें मॉडर्न टाइम्स के अंदर कितना इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी हमें ये चीज देखने को मिल रही है। ठीक है ना। इवन देखो जो ये चीज बाहर का पैरामीटर बनाया जाता था यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए, यहाँ पर भी ना इंजीनियरिंग कह लो, मैथमेटिक्स कह लो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है कि कितने का ये, कितने मीटर का ये होना चाहिए। ये सारी चीजें प्रॉपरली प्लान्ड थी उस टाइम पर भी। ठीक है। उसी के साथ ही साथ देखो यहाँ पर इन्होंने टोटल राजा राजा चोलावन जी के द्वारा टोटल 5,000 डैम्स को बनाया गया। वाटर मिनिस्ट्री उन्होंने अलग से सेटअप कर रखी थी, तो वाटर की इंपॉर्टेंस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये समझते थे। इवन देखो यहाँ पर एक पानी को बचाना, पानी को सेव करना, फ्लड मैनेजमेंट, ये एक आपकी ड्यूटी, आपका ये धर्म माना गया एक तरह से, कि आपकी ड्यूटी ही सबसे बड़ी ये है कि आपको पानी को सेव करना है या फिर फ्लड को आने से रोकना है। इसके साथ साथ एक मिथिकल स्टोरी भी यहाँ पे राइटर ने बताई है। जो लॉर्ड शिवाजी थे, उनको एक बार एक ओल्ड वुमन ने प्रेयर करी कि आप आइए और हमारे जो फ्लड बैंक्स हैं उनको और मजबूत कीजिए। तो ये चीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि पानी के रिगार्डिंग कितनी इंपॉर्टेंस थी। आज के टाइम पे देखो, जैसे आपने देखा होगा एमजी नरेगा के अंदर, एमजी नरेगा के अंदर अलग अलग जो कॉस्ट होती है, जो एक होती है सप्लाई कॉस्ट होती है जो अलग अलग चीजों कॉरस्पॉन्डिंग होती है, या फिर जो लोगों की सैलरीज या उनकी वेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट होती है। तो ये सारे गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स हमें उस टाइम जो चोला एम्पायर के अंदर भी देखने को मिलते थे। उसी तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट, देखो हम आज बात करते हैं ना बॉटम अप, कि लोगों को इन्वॉल्व करो गवर्नेंस के अंदर। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें उस टाइम भी देखने को मिलती थी। आज भी देखो जल शक्ति अभियान के अंदर
हम बात करते हैं ना जन आंदोलन की, कि लोगों को इन्वॉल्व करो, तो यहाँ पर भी चोला एम्पायर के अंदर भी गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों का भी एक स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट था। तो काफी एडवांस्ड हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर ये बात करते हैं कि आज के टाइम पर हमें कोई नई नई टेक्निक्स लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं। अगर हम अपने पास्ट को अच्छे से समझ लेना तो हम उस चीज तक पहुंच जाएंगे। किस तरह से? देखो, आप याद करो कैंपेगौड़ा जी के बारे में, ठीक है ना। जब उन्होंने सिटी ऑफ बेंगलुरु को बनाया तो उनकी माता जी ने उनको दो एडवाइसेस दी। क्या थी? कि एक तो लेक्स बनाओ और एक ट्रीज को प्लांट करो। और यही पर्टिकुलर दो चीजें आज के टाइम पे बेंगलोर सिटी को बहुत अच्छे से डिफाइन भी कर देती हैं, राइट। पल्लवास के अंदर भी क्या था? एक अलग से बॉडी थी वाटर मैनेजमेंट या लेक मैनेजमेंट के लिए, एरिबरियम, ठीक है। किंग रुद्रदमन जी ने भी जो लेक सुदर्शन के रिपेयर के लिए अलग अलग काम किया, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पे राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि जो रानी की वाव है, देखो हम सभी को ताजमहल के बारे में तो पता ही पता है, बट रानी की वाव के अंदर क्या था? यहाँ पर जो वहां की रानी थी ना, उद्यमती, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, उन्होंने जो किंग भीमदेव थे उनकी याद में ये रानी की वाव बनाई थी, ठीक है। अब ये पतन जो है गुजरात के अंदर, वहां पर हमें ये पर्टिकुलर स्टेपवेल देखने को मिलता है, सरस्वती रिवर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, उनके बैंक से कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये किस लिए था? ये इसीलिए तो था कि जो वाटर है उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन किया जाए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी हिस्ट्री के अंदर ना हमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये चीज हमें देखने को मिलती है कि वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। तो इन्हीं से अगर कहीं ना कहीं हम अगर थोड़ी सी इंस्पिरेशन लें तो क्या आज के टाइम पे वाटर को नहीं मैनेज कर पाएंगे? द आंसर इज यस, कर पाएंगे। और इन किंगडम से एक और चीज हमें सीखने को मिलती है, व्हाट इज दैट? एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी आप जानते हो जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझें, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें, उसको अंडरस्टैंड करें, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज को हम अगर उसको कम करने की कोशिश करें, उसके जो सफरिंग्स हैं उनको कम करने की कोशिश करें, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब चाहे पानी की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, अगर आपके अंदर एम्पथी नहीं ना है तो आप एक अच्छा एम्पायर नहीं बना पाओगे। तो एम्पथी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ ये जो हिस्ट्री के अंदर हमने अलग अलग चीजें पढ़ी, हिस्ट्री की चीजों से हमें बहुत सारी चीजों से समझने की जरूरत है। देखो बोलते भी है ना कि अगर हमने अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखा तो हम शायद अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं बना सकते। तो यही चीज यहाँ पर है। ये अगर वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हो गया, एम्पथी हो गया, अगर हमने अपने जो रूलर्स थे, हम अलग अलग जो एम्पायर्स थे, अगर उनसे ये चीज हम सीख सकते हैं तो डेफिनेटली हम अपने पर्टिकुलर सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं एंड अपने फ्यूचर को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो यही था आज का तीसरा एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों के तीनों एडिटोरियल समझ आए होंगे, अच्छे से आपको उन चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। इसी के साथ मैं आप सभी की फैमिलीज को हैप्पी दिवाली दोबारा से विश करना चाहता हूँ। आई होप कि आपका ये दिन अच्छे जाए, ठीक है। तो दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।